तो हमारा यही आज का टॉपिक है। ये 7वीं विशेषता है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली। भारत में ऐसी न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई है जो एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है और भारत में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पे है। एकीकृत न्यायिक प्रणाली के मामले में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पे है। किस मामले में? एकीकृत न्यायिक प्रणाली के मामले में। और एकीकृत न्यायिक प्रणाली क्या है? एकीकृत न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद उसके अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय के अंतर्गत और पदानुक्रम है, जैसे जिला न्यायालय और निचली अदालतें। तो एकीकृत न्यायिक प्रणाली में क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम क्या है? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंतर्गत पदानुक्रम है, जैसे जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट। तो ये पदानुक्रम है एकीकृत न्यायिक प्रणाली का। और ये जो भारत है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय केंद्र में और राज्य में भी अपने कानून लागू कर सकता है, जबकि ये अमेरिका से ये लिया गया है। हमारे संविधान में अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां पे संघीय कानूनों को संघीय न्यायालय और राजकीय कानूनों को राजकीय न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है। तो अमेरिका का जो न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें ये डिफरेंस है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय संघीय है और अपील करने का सबसे उच्चतम स्तर सर्वोच्च न्यायालय है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को जिले में प्रॉब्लम होती है तो वे जिले में अपना अपील कर सकता है, जिला कोर्ट में अपील कर सकता है, वहां से सॉल्व नहीं हुआ तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, वहां से उसका मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यही है कि अपील करने का जो उच्चतम स्तर है वो सर्वोच्च न्यायालय है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका रक्षक कहा गया है और संविधान का संरक्षक कहा गया है। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार का रक्षक और संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए, सर्वोच्च न्यायालय की इंडिपेंडेंसी के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि न्यायाधीशों का कार्यकाल के दौरान सुरक्षा, जो उनका कार्यकाल है उसको सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा न्यायाधीशों को, और उनकी जो सेवाएं हैं वो निश्चित सेवा शर्तें हैं। निश्चित सेवाएं शर्तें के तहत वे अपना कार्य को वहन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो खर्चा है वो डाल दिया गया है संचित निधि पर, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड पे सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का खर्चा डाला गया है। और जो भी न्यायाधीश हैं, विधानमंडल में न्यायाधीशों के आचरण के चर्चे पर रोक है। विधानमंडल में, लेजिस्लेचर में आप न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। सेवानिवृत्त के बाद उन्हें वकालत नहीं करनी होती है। अगर वे सेवानिवृत्त हो गए हैं तो वे वकालत नहीं कर सकते हैं। और अवमानना के विरुद्ध वे अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दंड देने के योग्य है सर्वोच्च न्यायालय। अवमानना के अंतर्गत उन्हें दंड देने की शक्ति किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को। और ये जो हमारा न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है, कार्यपालिका को भी अलग कर, इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। तो ये
संविधान ने शक्ति दिया है सर्वोच्च न्यायालय को, इतनी सारी स्वतंत्रता दे रखी है सर्वोच्च न्यायालय को। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही हमारे मौलिक अधिकार और संविधान का संरक्षक है। ये पूछा गया प्रश्न है। और एक और पूछा गया प्रश्न है कि एकीकृत न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च स्थान किसका है, शीर्ष पे कौन है? तो एकीकृत न्यायिक प्रणाली, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम भारत का है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट है। तो ये था हमारा 7th फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 7वीं विशेषता। इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो आप इंग्लिश में नोट्स ले सकते हैं। बहुत इजी वे में मैंने ये नोट्स बनाया है ताकि आपको समझ में आए, इसलिए अगर इंग्लिश में नोट्स चाहते हैं तो इंग्लिश में नोट्स ले सकते हैं इस विशेषता के ऊपर। तो संविधान की विशेषता, संविधान की विशेषता, सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका ये 8वां विशेषता है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। संविधान ने भाग 3 में सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। तो संविधान मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार को की गारंटी देता है। पहला क्या है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 से 22 तक। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये धर्म की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता में 25 से 28 है। उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये 29 और 30, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 किस लिए है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के लिए। और संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत। तो आर्टिकल 32 में है संविधान के उपचार का अधिकार। तो ये था हमारा 6 मौलिक अधिकार। तो देखिए, ये जो मौलिक अधिकार है, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो राजनीतिक लोकतंत्र के लिए बनाया गया है। ये वो राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए है। और ये जो कार्यकारी है और विधायिका है, कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव और विधायिक यानी कि लेजिस्लेचर, इन दोनों के द्वारा जो मनमाने कानून बनाए जाते हैं उसको नियोजित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमारा मौलिक अधिकार है। यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपने मनमाने कानूनों को नहीं लगा सकता है, हमारा मौलिक अधिकार उसको सीमांकित करता है। तो हमारा मौलिक अधिकार क्या करता है? सीमांकित करता है मनमाने कानून को, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के मनमाने कानून को, कार्यकारी और विधायी के मनमाने कानून को सीमांकित करने का कार्य करता है मौलिक अधिकार। हमारा मौलिक अधिकार न्यायोचित है, वो न्यायोचित है। मतलब ये कि अगर कोई इस चीज का उल्लंघन करता है तो न्यायालय के द्वारा वो इन्फोर्सिएबल किया जाएगा, न्यायालय के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो जुडिशियल है, वो न्यायिक है, न्यायोचित है। और कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट जाकर के
और अपने निषेध के खिलाफ अपने अधिकारों को बहाल करने के लिए याचिका जारी कर सकता है। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक अपने अधिकारों को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका जारी कर सकता है। और ये जो हमारा मौलिक अधिकार है वो निरपेक्ष नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो संपूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी तोड़फोड़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो है उचित प्रबंधन के अधीन है और ये अटल नहीं है। हमारा मौलिक अधिकार अटल नहीं है, उचित प्रबंधन के अधीन है। और मौलिक अधिकार को संसद की संविधान संशोधन अधिनियम के तहत या तो कम किया जा सकता है या तो निरस्त किया जा सकता है। हमारे मौलिक अधिकार को संसद की संविधान संशोधन अधिनियम के तहत या तो कम किया जा सकता है या तो निरस्त किया जा सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है इमरजेंसी के दौरान, हमारे पास सिर्फ दो ही अधिकार बच जाते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। और बाकी जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है उसको निरस्त कर दिया जाता है। किस सिचुएशन में निरस्त कर दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन में, आपातकाल की स्थिति में। तो ये था हमारा मौलिक अधिकार। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा जब मौलिक अधिकार मैं बताऊंगा। अभी ये शॉर्ट में ये मौलिक अधिकार के ऊपर ये वीडियो था, क्योंकि ये संविधान की विशेषता में ये 8वीं विशेषता है। देखा आपने आज का जो 8वीं विशेषता। तो अगर इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो आप ये इंग्लिश में भी नोट्स ले सकते हैं। तो प्लीज इस प्रश्न का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन के दौरान वो कौन सा अधिकार है जो हर एक नागरिक के पास होता है? कौन कौन से अनुच्छेद है जो हर एक नागरिक के पास होता है? तो इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो नीति निर्देशक सिद्धांत, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक घोषणा किया था कि नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की नई विशेषता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या घोषणा किया था कि नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की नई विशेषता है और इसको संविधान के भाग 4 में संबद्ध किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है व्यापक तौर पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है, समाजवादी, गांधीयन और उदारवादी। समाजवादी यानी कि सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल, उदारवादी लिबरल। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, निर्देशक सिद्धांत है, इस कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना डायरेक्टिव प्रिंसिपल का लक्ष्य है, निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य है। और ये जो निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार की अपेक्षा निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जिस तरीके से मौलिक अधिकार में न्यायालय अब इन्फोर्सिएबल करता था, जिस तरह से मौलिक अधिकार में न्यायालय पालन नहीं होने पर, उल्लंघन करने पर अपनी कार्रवाई कर सकता था, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, निर्देशक सिद्धांत में न्यायालय कार्रवाई नहीं कर सकता है उल्लंघन करने पे। इसलिए संविधान में घोषणा किया गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, निर्देशक सिद्धांत जो है वे मौलिक है और ये राज्यों की नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है कि जब वे अपने कानून लागू करते हैं उसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी लागू करें। तो राज्यों को क्या
राज्यों के लिए क्या घोषणा है कि जब वे अपने कानून को लागू करते हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि नीति निर्देशक सिद्धांत को भी साथ में लागू कर। इसलिए संविधान निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्यों के अधिकारियों पर नैतिक दबाव डालता है। संविधान निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्यों के जितने भी अधिकारी हैं उस पर नैतिक जिम्मेदारी डालता है। और इसके पीछे की शक्ति क्या है? राजनीति। राजनीति मतलब जनता की राय। तो जनता की राय मेन है निर्देशक सिद्धांत में। एक बहुत बड़ा मामला था मिनर्वा मिल मामला, जो 1980 का मामला है, मिनर्वा मिल मामला। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये घोषणा किया था कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, और हमारे निर्देशक सिद्धांत है, इन दोनों के तालमेल, इन दोनों के संतुलन की नींव पर हमारा संविधान है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या घोषणा किया था 1980 में, जो मिनर्वा मिल मामला था उस पे, कि हमारे मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत, इन दोनों के बीच जो तालमेल है, संतुलन है, इसकी नींव पर हमारा संविधान है। तो ये था 9वां सिद्धांत। इसके ऊपर एक प्रश्न बनता है, निर्देशक सिद्धांत के ऊपर ये जो हमने वीडियो बनाई 9वीं विशेषता, इसके ऊपर एक प्रश्न है कि निर्देशक सिद्धांत कितने भागों में विभाजित है, क्या क्या है वे निर्देशक सिद्धांत। इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।